हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका टाइटल है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंधों का निष्पादन। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं, इसके सारे फीचर्स हम कवर कर चुके हैं और हमने उसमें कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जो सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं अगर वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो वो लॉ से एनफोर्सेबल होता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इन्फोर्सेबल होता है उसके बारे में बहुत सारे रूल्स भी अप्लाई होते हैं, बहुत सारे इसके साथ जुड़ी हुई शर्तें भी हैं जो दोनों पार्टीज़ को माननी पड़ती हैं। यहाँ हम उसी का एक और एक्सपेक्ट कवर करेंगे जिसको हमने लिखा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका सीधा सा मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाली जो दो पार्टीज़ हैं दोनों पार्टीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना अपना प्रॉमिस जो उन्होंने किया है वो पूरा करें। अगर ए ने बी को ऑफ़र की है कि वो उसे एक प्रोडक्ट 50,000 रुपये में बेचेगा तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बी को प्रोडक्ट दे दे और बी की वहाँ ड्यूटी बनती है कि वो उसके बदले में जो प्राइस फिक्स हुआ था वो पे कर दे। अगर ए प्रोडक्ट दे देता है और बी उसके बदले में उसे अमाउंट पे कर देता है तो हम ये कहेंगे कि दोनों ने एक दूसरे को जो जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अब पूरा हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, उसमें कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है। अब दोनों की एक दूसरे के टुवर्ड्स किसी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन होना, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना या कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना कहा जाता है। और आमतौर पर दोनों पार्टीज़ को ये कॉन्ट्रैक्ट खुद पूरा करना होता है, अपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने की जिम्मेवारी उनकी होती है। लेकिन उससे जुड़े हुए और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इस चैप्टर के अलग अलग हिस्सों में हमने कवर करने हैं। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आता है, उसका जो हेडिंग है वो है काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन के प्रकार। एक कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह से पूरा हो सकता है, दोनों पार्टीज़ किस किस तरह से अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर सकती हैं। उसमें जो पहला जो काइंड होता है, पहली तरह की परफॉर्मेंस होती है जो सबसे सिंपल है और अपने आप में वो आसानी से आप समझ सकते हैं उसके नाम से ही, वो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, ए ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, बी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, उसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिसमें कुछ भी किया जाना बाकी नहीं होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि जो आप दुकान पर जा कर के कैश में परचेज करते हैं, आप पैसे दे देते हैं, वो सामान दे देता है, दोनों अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देते हैं, नथिंग इज़ पेंडिंग ये कहा जाता है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। दूसरी जो परफॉर्मेंस होती है वो इससे थोड़ी सी टेक्निकल सेंस में अलग होती है, उसे कहा जाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रस्तावित निष्पादन। प्रस्तावित निष्पादन का मतलब होता है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दो पार्टीज़ होती हैं, दोनों को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना होता है। सपोज़ अगर उन्होंने ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन के बाद पूरा होना है, ए ने सामान देना है, बी ने 15 दिन के बाद पैसे देने हैं। और अगर ए सामान डिलीवर कर देता है तो ए ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अभी बी ने अपना प्रॉमिस पूरा करना है 15 दिन के बाद। अगर सपोज़ बी 15 दिन के बाद ए को ये कहे कि आपने जो मुझे प्रोडक्ट दिया था ये उसकी अमाउंट बनती है, ये सारे पैसे मेरे से ले लो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और ए उस समय अगर ये कहे कि नहीं अभी आप पैसे रहने दो, मैं बाद में आपसे ले लूँगा, तो यहाँ ये कहा जाएगा कि बी ने अपनी तरफ से अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश कर ली थी। बी की तरफ से जो परफॉर्मेंस है उसे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो उसके हिस्से होते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एक होती है जिसे कहा, इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को टेंडर करना भी कहते हैं। और इसमें जो एक टाइप होती है उसे कहा जाता है टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और दूसरी होती है मनी टेंडर। जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मनी टेंडर का एग्जांपल था कि बी ने कहा कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप मेरे एजेंट से पैसे ले लो या मेरे सर्वेंट से पैसे ले लो। बी ए कहता है कि नहीं मैं अभी पैसे नहीं लूँगा, आप बाद में भेज देना, तो हम क्या कहेंगे कि बी ने मनी टेंडर कर दिया। इसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि बी ने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, ए ने 15 दिन के बाद सामान देना था, एक बी को ऑफ़र करता है कि आपका सामान तैयार है, आप कभी भी आकर के ले सकते हैं, और बी कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं, बाद में सामान आपसे कलेक्ट कर दूंगा। तो ये कहा जाएगा कि ए ने अपनी तरफ से गुड्स उसको टेंडर कर दी, अपनी सर्विसेज उसको टेंडर कर दी, अपनी तरफ से उसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जो इच्छा थी वो जाहिर कर दी। अब वहाँ अगर
इस सिचुएशन को हम डिस्कस करें, इस सिचुएशन को हम मेंशन करें तो वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर एक पर्सन अपनी तरफ से अपने प्रॉमिस को पूरा करने की अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमारे अगले हेडिंग में आते हैं। जो इस चैप्टर का अगला हिस्सा है वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम कब कहेंगे कि वो वैलिड है? उसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली होती है अनकंडीशनल, हम अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार हैं, हम बिना किसी शर्त के दूसरी पार्टी के सामने अपनी प्रॉमिस पूरा करने की इंटेंशन को जाहिर करते हैं, कोई शर्त उसमें नहीं लगाते हैं। दूसरा होता है एप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस, हम जिस समय पर वो ऑफ़र की जानी चाहिए पूरा करने की, उस एप्रोप्रिएट टाइम में करते हैं, एप्रोप्रिएट प्लेस में करते हैं। एप्रोप्रिएट प्लेस का मतलब उसका बिजनेस प्लेस हो सकता है, रेजिडेंशियल प्लेस हो सकता है। टाइम का मतलब उसके वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, बिजनेस आवर्स हो सकते हैं। नॉर्मल जो एक एप्रोप्रिएट टाइम माना जाता है वो हो सकता है। फिर होता है रिजनेबल अपॉर्चुनिटी, हम दूसरी पार्टी को, हम प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार हैं, दूसरी पार्टी को उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हम समय देंगे, एप्रोप्रिएट या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर है होल परफॉर्मेंस, हम अपने प्रॉमिस को जो पूरा हमने करना था, सपोज़ हमने किसी पर्सन के 50,000 रुपये देने थे, तो हम उसे कहें कि 20,000 मैं अब दे रहा हूँ, मैं 30,000 रुपये बाद में दे दूँगा, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इन टोटल नहीं है। हम पूरे के पूरे प्रॉमिस को, पूरी की पूरी अमाउंट जो 50,000 है वो देने की ऑफ़र अगर हम करेंगे तो वो वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या वैलिड टेंडर कहलाएगा। फिर होता है एप्रोप्रिएट पर्सन, हम अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए किसके सामने वो अपना इंटेंशन रखेंगे? उस पर्सन के सामने जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके सामने हम अपनी इंटेंशन जाहिर करेंगे, या उसके एजेंट के सामने, या उसके द्वारा ऑथराइज़ किए गए पर्सन के सामने, तभी वो परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड होगी और वो वैलिड होगी। फिर होता है मनी टेंडर। मनी टेंडर का मतलब होता है जहाँ पैसे का लेन देन होता है। पैसे के लेन देन में हम एक पर्सन के अगर पैसे देना चाहते हैं तो हम उसे अमाउंट दे सकते हैं, हम उसे चेक दे सकते हैं, या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं। जैसा तय हुआ है उसी शर्तों के हिसाब से हम उनके सामने अपने पैसे देने की इंटेंशन को अगर जाहिर करते हैं तो वो सारे की सारे जो है वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाती है। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है इनमें इन 6 बातों का होना जो हमने डिस्कस की। क्या क्या? अनकंडीशनल, एप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, होल परफॉर्मेंस, एप्रोप्रिएट पर्सन और मनी टेंडर। ये शर्तें पूरी होनी ज़रूरी है, तभी एक परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर कहलाएगी। कि हम अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरे पर्सन के सामने अपने प्रॉमिस को पूरा करने की इंटेंशन रखते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि हम अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, हमारी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट को हर हाल में पूरा करने की है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा कि सपोज़ हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की, आपने एक पर्सन के पैसे देने थे, आपने उसको कहा कि मैं आपके पास पैसे भेज रहा हूँ, आप ये पैसे ले लो, तो इसका मतलब आपकी तरफ से आपकी इंटेंशन क्लियर थी कि आप अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस सिचुएशन में अगर वो पर्सन जिसके आपने पैसे देने थे वो कहता है नहीं मैं अभी पैसे नहीं लेता, मैं बाद में ले लूँगा, तो वहाँ पर ये जो लीगल सिचुएशन हो जाएगी वो ये होगी कि आपकी तरफ से प्रॉमिस पूरा करने के लिए जो संभव प्रयास हो सकते थे, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, वो आपने पूरी कर दी और उसने अभी उसको नहीं माना, तो बाद में वो पर्सन आपके ऊपर लीगल तरीके से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आपने उसके प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, उसके टुवर्ड्स अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं किया है। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को सेफ़ जोन में रखते हैं, हम अपनी तरफ से एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिसे कहा जाता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हैं। फिर इसके बाद इससे जुड़ा हुआ इस चैप्टर का जो अगला पॉइंट होता है वो बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, 2-3 जो हमने कवर करने हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए? अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
तो उन्हें कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा और दूसरी तरफ से बी पूरा करेगा। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस उन लोगों के द्वारा की जानी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट की मेजर पार्टीज होती हैं, जो कंसर्न पार्टीज होती हैं। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने अपने प्रॉमिसेस को, अपने अपने वचन को पूरा करें। इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स और भी हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला रूल वही है जो भी हम बात कर रहे थे, वो है बाय प्रोमाइज़र हिमसेल्फ। जो प्रोमाइज़र होता है उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है। अगर ए ने प्रॉमिस किया है तो ए पूरा करेगा और वो अपनी तरफ से जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी की सारी परफॉर्म करेगा। दूसरी सिचुएशन इसमें ये हो सकती है बाय द एजेंट ऑफ द प्रोमाइज़र। कुछ सिचुएशन में हम अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। हमने सामान किसी पर्सन को भेजना है, हम खुद उसे दे सकते हैं, या हमारे एजेंट को हम कह सकते हैं कि वो सामान वहाँ पर दे आए, छोड़ आए, पहुँचा आए। तो हमारे बिहाफ पर हमारा जो एजेंट होता है जिसको हमने अपने बिजनेस में काम करने के लिए अपॉइंट किया है, वो भी उस प्रॉमिस को पूरा कर सकता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इसमें सिचुएशन आती है बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन जिसने प्रॉमिस पूरा करना था उसकी डेथ हो जाती है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ माना जाता है। लेकिन अगर उन्होंने ये सिचुएशन पहले से क्लियर कर ली थी कि किसी भी पार्टी की डेथ हो जाने के केस में उसका जो भी वैधानिक उत्तराधिकारी होगा, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करेगा, तो ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी प्रोमाइज़र के बिहाफ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें बाय थर्ड पार्टी। हमारे बिहाफ पर, हमारे कहने पर थर्ड पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है, उस प्रॉमिस को पूरा कर सकती है जो हमने दूसरी पार्टी को किया था। लेकिन वो ये काम कब करेगी थर्ड पार्टी, आउटसाइडर या कोई दूसरा पर्सन हमारे लिए कब काम करेगा, जब हम उसे ये काम करने के लिए कहेंगे और वो उस काम को करने के लिए राजी होता है, उस काम को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसका पहला हिस्सा था बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आता है, वह हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की डिमांड इनमें कौन कर सकता है। अगर बी ने कहा, ए को कहना है कि ये अपना प्रॉमिस पूरा करे, तो ये काम बी कर सकता है। बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। अगर ए ने बी के लिए काम करने का प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करने के लिए कौन डिमांड कर सकता है, कौन अथराइज पर्सन है, वो बी यहाँ पर खुद है, जिसको हम प्रोमाइजी कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की डिमांड सबसे पहले तो कौन कर सकता है, बाय प्रोमाइजी हिमसेल्फ। जैसे यहाँ पर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो बी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की डिमांड कर सकता है। बी का अधिकार बनता है कि वो ए को ये कहे कि आप अपना प्रॉमिस पूरा करो, और इसके अलावा बी को ये भी अधिकार होता है कि बी के बिहाफ पर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की डिमांड लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को करते समय ये तय कर लिया गया था कि दोनों पार्टीज में से किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का अधिकार इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पर्सन। सपोज यहाँ पर अगर बी की डेथ हो जाती है तो बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ए को ए के द्वारा दिया गया जो प्रॉमिस था उससे पूरा करने के लिए कह सकता है, और वहाँ वो ए को पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में आपको कवर करना था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर के इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।